नमस्कार, मेरा नाम है रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एफएसी न्यूज। पूरे भारत को अच्छे दिन का सपना दिखाने वाले देश के धोखेबाज रामदेव की जिंदगी में इतने बुरे दिन कभी नहीं आए थे। माफी मांगते मांगते उनकी कलम घिस चुकी है, जुबान घिस चुकी है, दिमाग घिस चुका है और दिल तक घिस चुका है। फर्जी विज्ञापनों के जरिए जनता को उल्लू बनाकर बूटी बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तो दौड़ते दौड़ते बाबा के चप्पल तक भी घिस गए। अब देखिए कि उधर वाला मामला खत्म भी नहीं हुआ था कि नया केस खुल गया। वैसे इस मामले में और इस बार क्या मामला आपराधिक है और ताजा केस खुला है। केरल में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करके दवाई बेचने के मामले में पतंजलि आयुर्वेद के सह संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ केरल की एक अदालत में आपराधिक मामला दायर किया गया है। आपको बता दें, कोर्ट में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत 3 जून को मामले की पहली सुनवाई करेगी। माना जा रहा है कि उस दिन रामदेव अपने चेले बालकृष्ण के साथ व्यक्तिगत रूप से हाजिर हो सकते हैं। आपको याद तो हो, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी भ्रामक विज्ञापनों के लिए पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ शुरू की गई अदालती और माना की कार्यवाही में उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था। ये वाला तो क्रिमिनल केस है और अब केरल में बुलावा आ गया है कि बाबा जी आओ जरा अपनी जालसाजी के बारे में बताओ, कर कैसे लेते हो, दुनिया को दिखाओ, क्योंकि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा साधारण आदमी के बस की तो बात नहीं है। दरअसल पतंजलि के प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनी दिव्य फार्मेसी के खिलाफ इस साल अप्रैल में ड्रग्स इंस्पेक्टर ने एक मामला दर्ज किया है। ये मामला ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 की धारा 3B और 3D के तहत दायर किया गया था। ये कानून कुछ बीमारियों के इलाज के लिए कुछ दवाओं के विज्ञापन पर रोक लगाता है। इस कानून की धारा 3B के मुताबिक विज्ञापनों में ऐसी किसी दवा का जिक्र नहीं किया जा सकता जो दावा करती है कि इसका उपयोग यौन आनंद के लिए मनुष्य की क्षमता को बनाए रखने या सुधारने के लिए किया जा सकता है। राम राम, इतना ही नहीं, धारा 3D विज्ञापनों में किसी भी दवा का संदर्भ देने तक रोक लगाती है। ये जो सुझाव देती है, इसका उपयोग सूची में शामिल किसी भी बीमारी, विकार या स्थिति या किसी अन्य बीमारी विकार के निदान, इलाज, शमन, उपचार या रोकथाम के लिए किया जा सकता है। आरोप है कि पतंजलि बाकायदा विज्ञापन देकर यौन वर्धक बूटियां बेच रहा था। आपको पता ही होगा कि रामदेव और बालकृष्ण जनता को उल्लू बनाकर, देश को झांसा देकर, झूठ बोलकर, भारत से फर्जीवाड़ा कर आंखों में धूल झोंककर बूटी बेचने वाले सबसे बदनाम कारोबारी बन चुके हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदमी पूरे देश को धोखा दे रहा है, ठग रहा है। 2 साल पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आधुनिक चिकित्सा को अपमानित करने वाले भ्रामक विज्ञापनों को लेकर पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी के बाद कोर्ट ने पतंजलि की दवाओं के विज्ञापन पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था और भ्रामक दावे करने वाले रामदेव और बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया गया था। देश की शीर्ष अदालत ने कहा था कि पतंजलि या झूठा दावा करके देश को धोखा दे रही है कि उसकी दवाएं कुछ बीमारियों का इलाज करती हैं, जबकि इसका कोई प्रभावी सबूत नहीं है। मतलब फर्जीवाड़ा है, जालसाजी है, झूठ है। इसके बाद रामदेव ने कोर्ट में हाथ जोड़कर माफी मांगी थी और कहा था कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं जिंदगी में ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को माफीनामे और अखबारों में छपवाने का आदेश दे दिया। इसमें भी रामदेव ने होशियारी कर ली, अपना और बालकृष्ण का नाम, फोटो सब गायब कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस होशियारी को पकड़ लिया और कहा कि ना, अखबार की कॉपी जमा कराओ, विज्ञापन का साइज बताओ कितना बड़ा छपवाया। इसके बाद पतंजलि ने फिर से एक नया माफीनामा छपवाया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ 1945 के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स को लागू नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की भी खिंचाई की थी। कैसे नहीं लागू किया रामदेव? आपको पता ही होगा कि रामदेव और बालकृष्ण ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO सर्टिफाइड बताकर कोरोना की बूटी कोरोनल बेच डाली थी। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के द्वारा स्थापित जो उसके पैरामीटर्स हैं, उन मापदंडों के अनुरूप हमने सबसे पहले डेंगू नील बनाया, डेंगू के खिलाफ फिर हमने कोरोनल बनाया और कोरोनल के संदर्भ में 9 रिसर्च पेपर वर्ल्ड के टॉप इम्पैक्ट वाले रिसर्च जर्नल में पब्लिश हो चुके हैं। उसमें 16 रिसर्च पेपर पाइपलाइन में है। लोगों ने प्रश्न उठाया कि इसके साइंटिफिक पारम, आपको बता दें, टेस्ट को फॉलो किया गया है। वही नहीं, रामदेव जब 50 पत्रकारों और कैमरों की मौजूदगी में देश की जनता ऐसे खुली जालसाजी कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, तब मंच पर मोदी सरकार के 22 मंत्री भी बैठे हुए थे। यहां तक कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी कोरोना के पीक पर देश की जनता को इसका फायदा तो होगा ही, पर यह वैज्ञानिक रूप से यह कार्य करने के लिए बाबा जी को, बालकृष्ण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जो उस रोज भी रामदेव और बालकृष्ण ने बूटी बेचने के लिए, कमाई करने के लिए भारत के लाचार और मजबूर जनता को उल्लू बनाया था। तीसरा बोला, मुझे डॉक्टर बनना है।
टर करते लगातार मतलब एलोपैथी के लुटेरों से बचाने का दावा करते करते रामदेव खुद ही जनता को लूटने लगे, लूटो वो भी दोनों हाथों से। इसके बाद भी रामदेव ने उल्लू बनाने का धंधा बंद नहीं किया। सच तो यह है कि अगर कायदे से कानून लागू कर दिया जाए तो रामदेव को जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता। लेकिन क्या कमाल की बात है कि जिस झूठे जालसाज और लालची आदमी को जेल में होना चाहिए वो राष्ट्रवाद पर प्रवचन देता फैलता है। अब अदालतों ने जरा सी उंगली टेढ़ी की तो रामदेव और बालकृष्ण बिल पिलाते मिले। और अभी तो रामदेव की पार्टी शुरू हुई है। आने वाले दिनों में फर्जीवाड़ा मास्टर देश के धोखेबाज रामदेव और उनके चेले को कहां की अदालत में हाथ जोड़ना पड़ेगा या तो उनके राम जी भी नहीं जानते हैं। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, बाबा रामदेव के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको खबर अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।